Hi everyone, welcome or welcome back to my channel, that is Soumya Jha Law in Veins. So basically we were doing the series of Indian Contract Act and this is our second video of Indian Contract Act 1872 का series. ठीक है. So first video में we have covered from section 1 to section 14 I guess, and in this video we are going to do some important case laws. So we'll be basically doing 6 to 7 important case laws in this particular video. ठीक है. So let's have a look over it. So we'll be discussing Balfour versus Balfour, Mohri Bibi and another versus Dharmodas Ghosh, Kalil versus Carbolik, Lakshman Shukla versus Gauri Dutt, Harley versus Baxendale, Harvey versus Facey. So these are the cases we'll be discussing in this particular video. So let's start with our case laws. ओके सबसे पहले आते हैं हम बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर पे. ठीक है. अब ये जो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, इसका साइटेशन अगर आप देख सकते हो 1919 का केस है ये. ठीक है. अब इसमें फैक्ट्स क्या था, तो अब मिस्टर बाल्फोर जो थे वो एक सिविल इंजीनियर थे. ठीक है. जो कि एज अ डायरेक्टर ऑफ इरिगेशन काम कर रहे थे गवर्नमेंट के लिए. ठीक है. श्रीलंका में, तब ये सेलन था, अभी श्रीलंका है. ठीक है. अब मिसेस बाल्फोर जो थी उनके साथ रहती थी. दे बोथ वेंट टू इंग्लैंड इन 1915 में दोनों इंग्लैंड गए जब मिस्टर बाल्फोर को वॉज ऑन लीव, जब मिस्टर बाल्फोर लीव पे थे. हाउएवर मिसेस बाल्फोर हैज़ रियूमेटेड आर्थराइटिस. मिसेस बाल्फोर जो थी उनको आर्थराइटिस था. और जो वेदर था सेलन में वो बहुत ही बैड था उनके हेल्थ के लिए. देयरफॉर डॉक्टर ने उनको अर्ज किया कि आप इंग्लैंड में ही रह जाओ. ठीक है. तो मिस्टर बाल्फोर ने वर्बली अग्री किया कि ठीक है वो हर मंथ में उनको 30 यूरोज़ पे करेंगे. ठीक है. अनलेस जब तक वो रिटर्न नहीं होती हैं सेलन में. ठीक है. एज इज बोट वॉज अबाउट टू सेट सेल. हाउएवर व्हेन देयर रिलेशनशिप डिटोरिएटेड ओवर टाइम, जब उनके रिलेशनशिप ख़राब होने लगे बाई टाइम, तो मिस्टर बाल्फोर जो थे वो मिसेस बाल्फोर को उतना अमाउंट जो मेंटेनेंस के लिए पे कर रहे थे 30 यूरोज़, उन्होंने बंद कर दिया उसको देना. ठीक है. और इन अ लेटर टू हिज, एक लेटर लिखा अपनी वाइफ को जिसमें उन्होंने मिस्टर बाल्फोर ने ये सजेशन दिया दैट दे शुड डिसॉल्व द मैरिज, कि उनको ये इस शादी को ख़त्म कर देना चाहिए. राइट. दे लेटर हैड अ लीगल सेपरेशन भी हो गया उनका, विच मेंट दे वर डाइवोर्स हो गया दोनों का. 1918 में मिसेस बाल्फोर जो थी उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया मिस्टर बाल्फोर के अगेंस्ट और ये कहा कि इन्होंने मुझे जो सम प्रॉमिस किया था ना 30 यूरोज़ का, ही फेल टू पे द सम. ठीक है. जो कि उनको देना था. तो कोर्ट ने अब इस पर क्या बोला, कोर्ट ने बेसिकली इनको कहा कि ये जो अपील बाय मिस्टर बाल्फोर जो है, मिस्टर बाल्फोर ने कहा कि मैंने तो बस वर्बली अग्री किया था, मैंने ऐसा नहीं बोला था कि हाँ हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि ही वॉज कंपल्शन है इनको पे करना. तो जो अपील था मिस्टर बाल्फोर का वो सक्सेसफुल हुआ और कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो वाइफ और हस्बैंड है इनके बीच कोई भी लीगल रिलेशनशिप और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. और ये सारे कंडीशंस देखिए अंडर विच द कॉन्ट्रैक्ट वॉज और ड्राफ्टेड एंड एग्जीक्यूटेड. इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन इफ द पार्टीज इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप. Therefore, Mr. Balfour was not legally bound to pay money to Mrs. Balfour. इसलिए जो मिस्टर बाल्फोर थे वो लीगली बाउंड नहीं थे मिसेस बाल्फोर को पे करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही वर्बली और कैजुअली अग्री किया था कि वो 30 यूरोज़ हर महीने सेंड करेंगे उनको. ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारा, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस है. ये कब का 1903 का केस है, प्रिवी काउंसिल का. ये बेसिकली किस चीज़ पे हुआ था कि जो पर्सन है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये पर्सन जो है वो कौन से लोग कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और वेदर कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर आर वैलिड और नॉट, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं माइनर के साथ वो वैलिड होते हैं या नहीं. ठीक है. अब जो प्लेंटिफ था धर्मोदास घोष while he was minor mortgaged his property in favor of the defendant ब्रह्मोदत्त. ठीक है. जब ये प्लेंटिफ धर्मोदास घोष जब माइनर थे, ठीक है, तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया ब्रह्मोदत्त के पास. ठीक है. जो कि उस टाइम पे एक मनी लेंडर थे और एक अमाउंट दे दिया 20,000 रुपीज़ का. जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन गिवन वॉज, जो एक्चुअल अमाउंट था वो था 20,000 से कम का था, लेकिन जो मनी लेंडर थे उन्होंने लोन सिक्योर किया था वो 20,000 रुपीज़ का था. ठीक है. द प्लेंटिव बॉट एन एक्शन. अब प्लेंटिव जो था वो ही बॉट एन एक्शन अगेंस्ट, मतलब हमारा धर्मोदास घोष, ही ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट के अगेंस्ट की स्टेटिंग की ही वॉज माइनर व्हेन द मॉर्गेज वॉज एग्जीक्यूटेड, कि जब वो छोटे थे तब उन्होंने
प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया था एंड एग्जीक्यूट किया था, देयरफॉर मॉर्गेज जो है वो वॉइड है एंड इन ऑपरेटिव है एंड द सेम शुड बी कैंसिल, और उसको कैंसिल किया जाना चाहिए। कोर्ट हेल्ड दैट एग्रीमेंट्स विद माइनर आर वॉइड एंड एब इनिशियो, और कोर्ट ने ये कहा कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं माइनर के साथ वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि कौन से लोग कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो माइनर होते हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यू हैव टू अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। वो क्या एज होती है एज ऑफ मेजॉरिटी की? एटलीस्ट यू शुड बी 18 ईयर्स ऑफ एज सो दैट आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर सको, ठीक है। ओके, सो 2 केस हमारा डन है। अब हम थर्ड केस पे आते हैं, दैट इज़ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है। अब कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, और ये फिर ये जो केस है ये बहुत फेमस भी है। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन, ठीक है। ये सेक्शन 8 के ऊपर बेस्ड है कि जब ये मैंने भी एक्सप्लेन किया था कि जब आप अपना बेसिकली जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो क्या कहते हैं कंडीशन, एक्सेप्टेंस कैसे शो कर रहे हैं, जब हम उसके कुछ कंडीशंस हैं, उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में आने के कुछ कंडीशंस हैं उसको हम शो कर रहे हैं। एक्सेप्ट कैसे करके? जब हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको कुछ कंडीशंस को, या फिर कंसिडरेशन रिसीव करके, ठीक है। अब इसका फैक्ट्स क्या क्या है कि अ मेडिकल फर्म एडवर्टाइज दैट इट्स न्यू वंडर ड्रग अ स्मोक बॉल would cure people's influenza, or if it did not, buyers would receive $100, ऐसा $100 या €100 का कुछ था, ठीक है। तो ये एक मेडिकल फर्म थी जिसने ये एडवर्टाइज़ किया कि इनका जो न्यू वंडर ड्रग है स्मोक बॉल, ये बेसिकली लोगों के इन्फ्लुएंजा फ्लू जो होता है उसको क्योर कर सकता है, और अगर ये नहीं करता है तो जो बायर्स हैं वो $100 या €100 रिसीव करेंगे, ठीक है। जो एग्रीव्ड बॉट द डिफेंडेंट प्रोडक्ट, जो एग्रीव था बेसिकली कार्लिल, शी बॉट द डिफेंडेंट प्रोडक्ट, खरीदा उन्होंने, एंड यूज्ड इट इन अ मैनर, और जैसे जैसे प्रेस्क्राइब किया गया था कि प्रोडक्ट को यूज़ करना है वैसे वैसे उन्होंने यूज़ किया। आफ्टर सम डेज अगेन गॉट फ्लू, शी अगेन गॉट फ्लू, उनको फिर से फ्लू हो गया और वो क्योर भी नहीं हुआ। सो उन्होंने सू कर दिया कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को। तो फिर उस सिचुएशन में कार्बोलिक ने क्या आर्ग्यू किया कि जो एड है वॉज नॉट टू बी टेक, उसको सीरियसली नहीं लेना था, वो है वही उन्होंने वो कर दिया था कि एडवर्टाइज कर दिया था जस्ट टू टेक अटेंशन फ्रॉम द बायर्स, ठीक है। लीगली बाइंडिंग, नॉट टू बी टेकन एज अ सीरियस लीगली बाइंडिंग ऑफर नहीं था। इट वॉज मेयरली एन इन्विटेशन टू ट्रीट। Okay, so in similar situation you must have heard the famous case of Red Bull, जिसमें you must have heard कि Red Bull says Red Bull gives you wings, ठीक है। ये एनर्जी ड्रिंक है which basically gives you wings. So एक a person from America, Benjamin, so he believed that कि ये जो स्लोगन है ये बहुत dishonest है and they are falsely advertising it just to attract the customers. तो इन्होंने ही फाइल्ड द सूट अगेंस्ट द रेड बुल कंपनी, एंड देन इन दैट केस दे लॉस द केस, द कंपनी लॉस द केस बिकॉज जो वो क्लेम कर रहे थे वो फॉल्स क्लेम था दैट इट obviously it can't give you wings. So they ultimately it was concluded that they came on a settlement and then there they have to pay a certain amount. So similarly और बाद में फिर उन लोगों ने जाके उसको उसके जो टैगलाइन था Red Bull gives you wings उसको चेंज किया and they added 2 more I's that like Red Bull gives you wings ऐसा करके they added. So yeah, so similar situation also arise, ये अभी recent का ही है, ठीक है। नाउ अब इसमें हेल्ड क्या हुआ था, इट वॉज हेल्ड दैट वाइल मेकिंग एन ऑफर, जब हम ऑफर दे रहे हैं तो ऑफर शुड बी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली शुड इंडिकेट दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ इंटीमेटिंग एक्सेप्टेंस टू द सेड ऑफर एंड ओनली परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ऑफर वुड बी इनफ टू रिजल्ट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो इसमें ये कहा गया था कि जब वाइल मेकिंग एन ऑफर, जब हम ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, तो और जो ऑफ़र जो है वो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली इट शुड इंडिकेट कि यहाँ पे कोई इंटीमेशन मतलब एक्सेप्टेंस के इंटीमेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर जो सेड ऑफ़र है उसकी चीज़ों को अगर बस आप परफॉर्म ही कर दे रहे हो या फिर उसके कंडीशंस जो है ऑफ़र के वो फुलफ़िल ही कर दे रहे हो, तो दैट वुड बी इनफ टू रिजल्ट इन टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है। ये
देयर इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक, प्लीज़ इग्नोर इट। या सो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है, 1930 का केस है, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, मैंने सेक्शन 4 में भी आपको बताया था कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है, ठीक है। सो कैन देयर बी अ कॉन्ट्रैक्ट इफ़ द अदर पार्टी हैज़ नो नॉलेज ऑफ द ऑफर। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अगर दूसरी पार्टी को कोई भी नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर ऑफर का। तो इस केस से समझते हैं, जो डिफेंडेंट का नेफ्यू था हैड गॉन मिसिंग, ही वाज मिसिंग, डिफेंडेंट का नेफ्यू। बहुत सारे सर्वेंट्स थे हु वर लुकिंग आफ्टर कि वी नीड टू फाइंड द नेफ्यू, वी नीड टू फाइंड द नेफ्यू। उसके उस सर्टेन टाइम के बाद एक प्राइस अनाउंस कर दिया गया कि 501 रुपये दिए जाएंगे जो भी सर्वेंट उस बच्चे को ढूंढ कर लाता है, ठीक है। हाउएवर द सर्वेंट हु फाउंड द बॉय, जिसने बच्चे को ढूंढ के लाया, उसको ये बात नहीं पता थी कि ऐसा कुछ रिवॉर्ड भी रखा गया है, ठीक है। फ्यू मंथ्स लेटर व्हेन ही वाज टर्मिनेटेड, जो कुछ महीने के बाद जब उसको टर्मिनेट उस सर्वेंट को कर दिया गया था, तब उसने उस मनी, जो रिवॉर्ड मनी रखी गई थी, उसके लिए केस फाइल किया, एक सूट फाइल किया। तो इस सिचुएशन में क्या कोर्ट ने कहा कि देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस अनलेस देयर इज़ अ नॉलेज ऑफ एन ऑफर। कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है जब तक कि आपको उस पर्टिकुलर ऑफर का नॉलेज नहीं है। दो इट वाज नॉट द ड्यूटी, इसलिए प्लेंटिफ की ड्यूटी नहीं थी कि एज अ सर्वेंट, दो इट वाज नॉट द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ, क्योंकि ये प्लेंटिफ की ड्यूटी नहीं थी एज अ सर्वेंट कि वो सर्च करे फॉर द मिसिंग बॉय, येट हैविंग अंडरटेकन द टास्क बिफोर द ऑफर ही वॉज बॉर्न टू परफॉर्म इट, एंड देयरफॉर हिज सर्च फॉर द बॉय कुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ कंसिडरेशन ऑफ द डिफेंडेंट प्रॉमिस। और इसलिए उन्होंने जो उस सर्वेंट ने जो बच्चे को ढूंढा, इट कुड नॉट बी रिगार्डेड, उसको हम ये नहीं समझ सकते कि वो बेसिकली एक इसको आप ये से रिगार्ड नहीं कर सकते हो कि बेसिकली कंसिडरेशन था फॉर द डिफेंडेंट्स प्रॉमिस। सो बेसिकली इस केस में ये चीज़ बहुत ही क्लियर था कि जो प्लेंटिफ है उसको इस बात का, इस पर्टिकुलर ऑफर का कि एक सर्टेन अमाउंट पे किया जाएगा, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, ठीक है। एंड हैड नॉट बेसिकली कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू द डिफेंडेंट, और उसने ना ही ये बोला था कि ठीक है मैं ढूंढ के ले आता हूँ तो फिर आपको मेरे को इतने पैसे देना, ना ही उसने ऐसा बोला था। मेनली बेसिकली एक्टेड एज अ सर्वेंट टू हिज मास्टर। वो सारे सर्वेंट्स ढूंढ रहे थे, वो भी ढूंढने में लग गया, उसको ये बात पता ही नहीं थी कि एक सर्टेन रिवॉर्ड रखा गया है, ठीक है। सो प्लेंटिव जो है ऑलरेडी हैड एन ऑब्लिगेशन ऑफ अ सर्वेंट, उसने वो ऑलरेडी अपने सर्वेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा था अपने मास्टर के लिए, ठीक है। एंड ही वॉज ट्रैकिंग द और ट्रेसिंग द चाइल्ड, बट ही वॉज नॉट एक्टिंग एज अ कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है प्रपोजल को एंड देन ही इज सर्चिंग फॉर ही वॉज एक्टिंग एज अ सर्वेंट, ठीक है। इसलिए जो लालमन शुक्ला थे, ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड फॉर ₹501, ठीक है। हार्वे वर्सेस फेसी का केस, ओके। सो ये बेसिकली किस चीज़ का केस है, ये प्रपोजल का केस है, ठीक है। सो हार्वे हु वाज इन चार्ज ऑफ द जमाइकन पार्टनरशिप फर्म, हार्वे क्या थे, एक जमाइकन पार्टनरशिप फर्म के इंचार्ज थे। ही वॉन्टेड टू परचेज द प्रॉपर्टी ओन बाय फेसी, वो एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे जो फेसी ओन करते थे। हु वॉज ऑल्सो नेगोशिएटिंग फॉर इट विद द मेयर एंड काउंसिल ऑफ किंगस्टन सिटी। In order to prevent the property from being sold to Kingston City, the appellant sent a telegram about the acquisition to Mr. Facey on October 6, 1893. ठीक है, ये बेसिकली हार्वे जो चाहते थे कि वो चाहते थे कि बेसिकली प्रॉपर्टी उनको मिले, एंड क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो प्रॉपर्टी है किंगस्टन सिटी को नहीं बेचा जाए, इसलिए उन्होंने एक अपीलेंट को क्या लिखा, उन्होंने एक टेलीग्राम लिखा कि उनको अब कि वो एक प्रॉपर्टी को अक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है, 6 अक्टूबर 1893 को, ठीक है। हु वॉज ट्रैवलिंग द ट्रेन एट द टाइम, जो कि उस टाइम पे ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। टेलीग्राम में लिखा था, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, ये क्या आप हमें बम्पर हॉल पेन बेचोगे। टेलीग्राम लोएस्ट कैश प्राइस आंसर पेड, ये टेलीग्राम का जो लोएस्ट कैश प्राइस था वो टेलीग्राम लोएस्ट कैश प्राइस आंसर पेड। द लोएस्ट प्राइसिंग फॉर बम्पर हॉल पेन इज़ 900 यूज, जो लोएस्ट प्राइसिंग था बम्पर हॉल पेन का वो 900 यूरोज़ था। इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर फेसी ने ये कहा रिस्पॉन्स में कि जो लोएस्ट प्राइस है वो 900 यूरोज़ है। मिस्टर हार्वे रिस्पॉन्डेड, अब मिस्टर हार्वे ने दोबारा इन रिटर्न कहा
कि वी एग्री टू परचेज बम्पर हॉल पेन फॉर द 900 पाउंड्स यू हैव आस्क्ड, कि हम एग्री करते हैं कि हम ये बम्पर हॉल पेन को खरीदेंगे 900 पाउंड्स में, जो आपने बेसिकली बोला है। सेंड अस योर टाइटल डीड एज सून एज पॉसिबल सो वी कैन टेक ओनरशिप राइट अवे। आप मेरे को टाइटल डीड भेज दो सो दैट हम इसकी ओनरशिप एज सून एज पॉसिबल ले सकें। मिस्टर फेसी जो है उन्होंने बाय द टाइम अपने माइंड को चेंज कर लिया और रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी मिस्टर हार्वी को नहीं बेचनी है, ठीक है। इसलिए मिस्टर हार्वी इस बात से गुस्सा गया एंड देन ही फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट मिस्टर फेसी, ये कहते हुए कि उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था जो एंड सेट दैट कि टेलीग्राम जो है वाज बेसिकली वाज एन ऑफ़र एंड उन्होंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया था। अब इसमें क्या हेल्ड हुआ, अब प्रिवी काउंसिल ने बेसिकली कहा कि जो पार्टीज़ है दे नेवर हैड अ कॉन्ट्रैक्ट, उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। जो इनिशियल जो इनिशियल कॉन्वर्सेशन था वो ये नहीं कॉन्स्टिट्यूट करता है कि कोई ऑफ़र हुआ जिसको एक्सेप्ट किया गया। इट वॉज मेरली अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, वो बेसिकली एक रिक्वेस्ट थी इन्फॉर्मेशन का कि हमको बम्पर हॉल पेन चाहिए, उसका रिक्वेस्ट आप लोएस्ट प्राइस उसका बताइए हमें। तो लोएस्ट प्राइस उन्होंने 900 यूरोज़ बता दिए इन रिटर्न, और फिर इन्होंने वापस बोला कि ठीक है हमको ख़रीदना है 900 यूरोज़ में, आप टाइटल वो भेज दो। तो वहाँ से क्या आया था, वहाँ से बेसिकली एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आया था कि सो एंड सो इज़ द प्राइस ऑफ बम्पर हॉल पेन। So as a result, the telegram by Mr. Facey was not credible. It was determined that Mr. Facey telegram is just ये basically एक piece of information है, जैसा कि मैंने आपको बताया। Mr. Facey never presented a proposal that could be accepted. So ये केस जो था वो मिस्टर हार्वे के अगेंस्ट गया, उन्होंने जो कोई लॉ सूट फाइल किया था इट वेंट अगेंस्ट मिस्टर हार्वे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हार्वे वर्सेस बैग्जेंडल। दिस इज़ द लास्ट केस टुडे वी हैव। ओके, सो इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। हार्वे वर्सेस बैग्जेंडल के, अ स्टीम ड्रिवन मिल ओन्ड बाय द प्लेंटिव हैज़ अ फ्रैक्चर्ड क्रैंक शाफ्ट। एक जो स्टीम ड्रिवन मिल था इट हैज़ वो जो प्लेंटिव के द्वारा उसका जो क्रैंक शाफ्ट था वो फ्रैक्चर था। अब जो ब्रोकन पीस था इसको ट्रांसपोर्ट करना था ग्लोसेस्टर से, ठीक है, ग्लोसेस्टर से इसको ट्रांसपोर्ट करना था विच वॉज इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड टू ग्रीनविच, ठीक है, जो कि क्लोज था लंदन के, वेयर इट वुड बी यूज्ड एज अ मॉडल टू क्रिएट अ रिप्लेसमेंट पीस, जिसको कि बाद में यूज़ किया जाएगा सो दैट एक रिप्लेसमेंट पीस बन सके। अब ड्यू टू प्लेंटिव्स लैक ऑफ रिप्लेसमेंट पीस एंड द फैक्ट दैट द इंजन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, द पीस नीडेड टू बी डिलीवर्ड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि प्लेंटिव के पास रिप्लेसमेंट पीस नहीं था और जो फैक्ट ये था कि जो इंजन का ऑर्डर आया था इट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, जो द पीस नीडेड टू बी डिलीवर्ड कि जितनी जल्दी हो सके उस पीस को डिलीवर करना था। द प्लेंटिव फाइल्ड अ क्लेम फॉर द लॉस प्रॉफिट्स, जो प्लेंटिव था उसने लॉस प्रॉफिट के लिए केस फाइल किया, ठीक है। द शिपिंग कंपनी क्या थी, पिकफोर्ड्स, ऑन बाय पिकफोर्ड्स के अगेंस्ट उसने केस फाइल किया। ये शिपिंग कंपनी थी जिसने अपने पार्ट्स को डिलीवर करने के लिए डिले किया था, ठीक है। इसमें अब कोर्ट ने क्या कहा, इसमें कोर्ट ने बेसिकली कहा द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट, कोर्ट ने डिफेंडेंट के फेवर में रूल किया और कोर्ट ने कहा कि होल्डिंग दैट अ पार्टी कुड ओनली सक्सेसफुली सू for losses brought on by a breach of contract if the loss is reasonably viewed to have resulted naturally from the breach, or if the possibility that such losses would occur should have been reasonably anticipated by the parties at the time the contract was formed. Baxendale was not responsible for the mill's lost profits because he had not responsibly foreseen them and Hadley had not informed him of their possibility. So basically कोर्ट ने क्या रूल किया, तो कोर्ट ने बेसिकली कहा कि जब ब्रीच हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट का, तो रूल ये कहता है कि जो ब्रीचिंग पार्टी है उसको पे करना है उस डैमेज की, मतलब द ब्रीचिंग पार्टी इज़ टू पे फॉर डैमेजेस जो कि बस लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, जो लॉसेस नेचुरली अकर कर रहे हैं। सो द ब्रीचिंग पार्टी इज़ टू पे फॉर डैमेजेस जो कि बस लॉसेस हो रहे हैं नेचुरली अकरिंग, या फिर उस ब्रीच के लिए एंड और उस लॉस के लिए जो कि पार्टी जो है वो रीजनेबली कंटेम्पलेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्टिंग के टाइम पे, कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो एक काइंड ऑफ कहते हैं ना कि अनुमान लगा सकते हैं कि ये
अगर सिचुएशन हुआ तो इसके लिए हम आपको वो करेंगे, डैमेजेस इसके लिए पे करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो रूल है ये प्रमोट करता है कॉन्ट्रैक्टिंग, जब आप कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो ना उस सिचुएशन में, एज इट बेसिकली क्या करता है, ये लिमिट कर देता है कॉस्ट ऑफ ब्रीच को, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ ब्रीच होता है उसको ये लिमिट कर देता है। इंडियन एक्ट, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, उसमें भी जो हमारा सेक्शन 73 है उसमें ये चीज़ बेसिकली देखने को मिलती है, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज विच इज़ कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम जब ये सीरीज़ कवर कर रहे होंगे सो विल डिस्कस प्रॉपरली बाय इट, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बेसिकली हेल्प किया गया, कि जो बेसिक सी बात है कि आप उसी के लिए पे करोगे, है ना, आप उसी के लिए ही पे करोगे जो कि एक जनरल डैमेजेस विच कैन बी ईजिली कंटेम्पलेटेड बाय द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कि एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर फेलियर हो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है वो क्या क्या क्लेम सामने वाले से ले सकता है, तो उसके लिए ये बेसिकली केस है हमारा। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर केस समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। सो आज हमने टोटल 6 केसेस को कवर किया है, दैट इज़ बाल्फा वर्सेस बाल्फा, मोहरी बीबी, काल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, हार्ले वर्सेस बैग्जेंडल एंड हावी वर्सेस पेसी, ठीक है। तो ये टोटल 6 केस हम कवर कर चुके हैं। आई होप आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। हमने फैक्ट्स भी देखा और हमने ये भी देखा कि क्या क्या हेल्ड किया गया इन सारे केसेस में, साइटेशन के साथ भी हमने देखा है। सो आई विल बी ड्रॉपिंग द लिंक ऑफ द फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 1 to 14 को कवर किया है, ठीक है। सो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम सेक्शन 1 to section 14, and you can also DM me on my Instagram page for the both the video का notes, ठीक है। So thank you so much for watching this video. Stay tuned, stay happy.